नमस्कार एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों। हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत पद विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। आपको इससे पहले के ई व्याख्यानों में शब्द और पद के बारे में जानकारी दी गई थी कि किस शब्द क्या है, स्वतंत्र शब्द क्या है और वो पद कब बनता है, उसकी क्या परिभाषा है। आज आपको भाषा की या उस पद की व्याकरणिक कोटियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। व्याकरणिक कोटियाँ अर्थात लिंग, क्रिया, वचन, कारक आदि। विद्यार्थियों, भाषा का उद्देश्य होता है अपने विचारों की या भावों की अभिव्यक्ति, और ये अभिव्यक्ति भाषा में वाक्य के द्वारा ही संभव है। इसीलिए भाषा विज्ञान में वाक्य को ही भाषा की इकाई माना जाता है। आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे कि लड़का किताब पढ़ता है। अब ये वाक्य है, क्या इस वाक्य से पूर्ण अभिव्यक्ति हो रही है? आप इनसे इस वाक्य से किस किस बात की आपको जानकारी मिलती है? इस वाक्य से संबंधित कई प्रश्न उठते हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं हो पाता है। जैसे लड़का कहने से ये पता नहीं चलता कि लड़का कैसा है, गोरा है, लंबा है, नाटा है, सांवला है, तेज है या मंद है, सुंदर है, असुंदर है, धनी, गरीब, बैठा है या लेटा हुआ है, उसकी अवस्था क्या है, कहाँ का रहने वाला है आदि। लड़का मात्र कहने से किसी प्रकार की स्थिति का हमें पता नहीं चलता है। यही बात किताब को लेकर है। किताब किस भाषा की है, किस लिपि की है, किस विषय की है, मोटी है, छोटी है, पुरानी है, सजिल्द है, कठिन, सरल आदि हमें कुछ पता नहीं चलता है। इसी बातें जो इसमें क्रिया है, पढ़ता है की स्थिति भी कोई बहुत स्पष्ट नहीं है। कहाँ पढ़ता है, कब पढ़ता है, आज पढ़ता है या प्रतिदिन पढ़ता है, तेज ध्वनि में पढ़ता है, धीमी गति से पढ़ता है। अनेक प्रकार के प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के हमें इस सीधे सादे वाक्य से इनका समाधान हमें नहीं मिलता है। विद्यार्थियों, ये प्रश्न कोई निरर्थक हैं ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि जब हमने वाक्य के लक्षण में अभिव्यक्ति की महत्व दिया ही है, तो अभिव्यक्ति की पूर्णता तभी मानी जाएगी जब कोई भी वाक्य सुनने पर उससे संबंधित सारी ही जिज्ञासाओं की निवृत्ति हो जाए। पर इस वाक्य से सारी जिज्ञासाओं की निवृत्ति नहीं होती है। हम स्थूल रूप में थोड़ा बहुत अर्थ समझ लेते हैं और उसी से संतोष कर लेते हैं। अब जो ये व्याकरणिक कोटियाँ हैं वो इन उद्देश्यों को पूरा करती हैं। व्याकरणिक कोटियों का उद्देश्य भाषा में अभिव्यंजना संबंधी सूक्ष्मता और निश्चयात्मकता लाना होता है। इसी के लिए विभिन्न उपाय काम में लाए जाते हैं, जैसे लिंग, वचन, कारक, पुरुष, क्रिया, काल आदि। प्रत्येक भाषा की प्रकृति भिन्न होती है विद्यार्थियों। अंग्रेजी की संस्कृत से भिन्न है, संस्कृति की चीनी से भिन्न है। इसीलिए सभी भाषाओं के शब्दों में, रचना प्रकृतियों में, उसकी व्याकरणिक ढांचे में, सब में अंतर होता है एक भाषा से दूसरे भाषा पर। मनुष्यों के समान भाषाओं का भी एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, व्यक्तित्व होता है, इसलिए उनकी कोटियाँ भी भिन्न और स्वतंत्र होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी सामान्य कोटियाँ होती हैं जो प्राय सभी भाषाओं में पाई जाती हैं, जैसे वचन, पुरुष, लिंग, कारक, वाच्य, वृत्ति आदि। अब व्याकरणिक कोटियों में सबसे पहले हम लिंग को लेते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या जिससे किसी चीज़ की पहचान की जाए। विद्यार्थियों, लिंग दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक या लौकिक, और दूसरा होता है व्याकरणिक। प्राकृतिक लिंग के उदाहरण हैं स्त्री, पुरुष, पिता, माता, लड़का, लड़की, गाय, बैल आदि। इनमें से पहले शब्द पुरुषवाचक हैं, पुरुष, पिता, लड़का, बैल आदि। दूसरे स्त्रीवाचक हैं, किंतु व्याकरणिक लिंग सदा प्राकृतिक लिंग का अनुसरण नहीं करता है। व्याकरणिक लिंग के उदाहरण के रूप में हम इन शब्दों को ले सकते हैं, जैसे ग्रंथ, पुस्तक, कान, नाक, पेट, पीठ। अर्थ की दृष्टि से ग्रंथ और पुस्तक में कोई अंतर नहीं है, फिर भी एक पुल्लिंग है और दूसरा स्त्रीलिंग है। इसी भांति कान और नाक में कान पुल्लिंग है, नाक स्त्रीलिंग है, पेट पुल्लिंग और पीठ स्त्रीलिंग है। यही व्याकरणिक लिंग होते हैं। व्याकरणिक लिंग में कभी कभी प्राकृतिक लिंग का उल्लंघन भी पाया जाता है। प्राकृतिक लिंग की दृष्टि से पत्नीवाचक शब्दों को सदा स्त्रीलिंग होना चाहिए, किंतु संस्कृत में पत्नी के पर्याय
दार पुल्लिंग, भार्या स्त्रीलिंग और कलत्र नपुंसकलिंग शब्द हैं। दार शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और बहुवचन से ही होता है। यदि प्राकृतिक लिंग का नियंत्रण अनुल्लंघ्य होता तो तीनों लिंगों को स्त्रीलिंग ही होना चाहिए, अर्थात प्राकृतिक नियम लिंगों का भी उल्लंघन होता है। किंतु भाषा की शुद्धता की दृष्टि से व्याकरणिक लिंग को ही महत्व दिया जाता है, प्राकृतिक लिंग को नहीं। अर्थात जो भाषा है वो व्याकरणिक नियमों के आधार पर ही व्याकरणिक लिंग को महत्व देती हुई चलती है। उदाहरणार्थ, रूसी में सूर्य को सौंसे नपुंसक लिंग और चंद्रमा पर्याय लूना स्त्रीलिंग है, और संस्कृत या हिंदी में सूर्य और चंद्रमा के वाचक सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब विद्यार्थियों, जो व्याकरणिक लिंग होता है इसका कोई तर्क सम्मत आधार नहीं होता है। अर्थात यदि प्राकृतिक लिंग के आधार पर व्याकरणिक लिंग की कल्पना की गई होती तो सभी भाषाओं में लिंग का एक ही रूप होना चाहिए था, क्योंकि प्रकृति की दृष्टि से सभी वस्तुएं समान हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा में जो प्राकृतिक लिंग है वो कुछ और है और अन्य भाषा में कुछ और है, लेकिन इनका कोई वास्तविक तार्किक आधार नहीं दिखता है, ऐसा भाषा वैज्ञानिक या वैयाकरण कहते हैं। किसी भाषा की लिंग व्यवस्था स्त्री पुरुष को आधार बनाकर चली है तो किसी भाषा की सचेतन और अचेतन को, किसी भाषा की दृष्टि श्रेष्ठ और हीन को। दूसरी बात यह है कि प्राकृतिक लिंग के अनुसार स्त्री पुरुष की कल्पना तो संभव है, पर नपुंसक लिंग की कल्पना क्यों कर हुई? यदि कहें कि निर्जीव वस्तुओं के लिए नपुंसक लिंग की कल्पना की गई है तो इसमें भी विरोध दिखाई देता है या विरोधाभास दिखाई देता है, क्योंकि जिन भाषाओं में नपुंसक लिंग है उनमें भी केवल उनका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं किया गया है। संस्कृत में ही देखिए, सखावाचक मित्र शब्द है वो नपुंसक लिंग है, पर मित्र या तो पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। एक दूसरी कठिनाई यह भी है कि सभी भाषाओं में लिंग की संख्या एक ही नहीं है। कुछ भाषाओं में जैसे हिंदी अंग्रेजी में 2 लिंग हैं, संस्कृत, ग्रीक, जर्मन, रूसी, मराठी, गुजराती में 3 लिंग हैं। काकेशे परिवार की चेचिन भाषा में संज्ञा के 6 लिंग पाए जाते हैं। तो ये भेद प्रमाणित करता है कि लिंग संबंधी धारणा का कोई तर्कसम्मत आधार नहीं है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने लिंग की धारणा का मूल ढूंढने का प्रयत्न किया, किंतु उनके निष्कर्ष भी संतोषप्रद नहीं हो सके। फ्रेजर नामक मानव विज्ञानी की मान्यता है कि आरंभ में महिलाओं द्वारा प्रयुक्त शब्द भाषा के आधार पर लिंग की कल्पना की गई होगी। कुछ लोगों ने भौतिक जगत में दृश्यमान सबलता, निर्बलता, निर्जीवता, सजीवता, श्रेष्ठता, हीनता, उदात्तता, निकृष्टता आदि को लिंग का आधार माना गया होगा या लिंग निर्धारण माना गया होगा। किंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी वस्तु के प्रति किसी भी समाज या एक ही समाज के विभिन्न कालों में धारणा एक सी नहीं रहती है, वो परिवर्तनशील होती है। अर्थात देश काल के अनुसार स्थितियां बदलती रहती हैं, सदैव एक जैसी नहीं रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में किस धारणा के आधार पर लिंगों का निर्धारण हुआ होगा, ये कहना आज भी संभव नहीं हो पाया है। विद्यार्थियों, आरंभ में चाहे जिस कारण से लिंग की धारणा उत्पन्न हुई हो, बाद में बहुत कुछ पद निर्माण की प्रक्रिया से नियंत्रित हो जाती है, क्योंकि लिंग का निर्धारण प्रत्यय से होने लगा है। हिंदी में पा प्रत्यांत शब्द बुढ़ापा, मोटापा पुल्लिंग शब्द बन गए, तो ता प्रत्यांत सुंदरता, मधुरता स्त्रीलिंग बन गए। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से भी लिंग की एक उपयोगिता दिखती है, और वह है एक व्याकरणिक अन्विति। पुल्लिंग शब्दों की अन्विति पुल्लिंग शब्दों में ही होती है और स्त्रीलिंग शब्दों की अन्विति स्त्रीलिंग से ही होती है, अर्थात लड़का जाता है, लड़की जाती है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम भी इस बात के सूचक हैं कि लिंग धारणा पर व्याकरण का ही शासन है। यदि लिंग प्राकृतिक लिंग की दृष्टि से निश्चित और अपरिवर्तित होता तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। प्रकृति पर व्याकरण का शासन नहीं चलता है। संस्कृत में पुल्लिंग में आ और ई जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, तो हिंदी में आ, ई, नी, आनी, आईना, इया आदि जोड़कर बनाया जाता है। कहीं कहीं तो इन प्रत्ययों से काम नहीं चलता है, तो नर और मादा शब्द जोड़कर भी लिंग का निर्देश दिया जाता है। प्राय ऐसी
उन वस्तुओं के साथ होता है ऐसा जहाँ पर प्राकृतिक लिंग जानना संभव नहीं होता, जैसे पशु पक्षी कीट मृदंग लोमड़ी, चाहे वह नर हो मादा हो, स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होती है। कोयल स्त्रीलिंग है, कौवा पुल्लिंग है, आदि आदि। इस तरह से बात लिंग निर्धारण की स्थितियाँ चलती हैं। निष्कर्षतः है भाषा विज्ञान की दृष्टि से लिंग की कोटि शुद्ध भाषिक विशेषता है, जिसका न तो प्राकृतिक लिंग से सुनिश्चित संबंध है, न जिसके आरंभ का कोई असंदिग्ध आधार ज्ञात है। यूँ तो जिन भाषाओं में लिंग व्यवस्था है उनमें ये विशेषता वक्ता के मस्तिष्क में इतनी बद्धमूल होती है कि कोई भी शब्द लिंग के बिना सामने प्रस्तुत ही नहीं होता है। अब व्याकरणिक कोटियों में दूसरा आता है वचन। लिंग की तुलना में वचन अधिक वास्तविक भी है और व्यवहारिक भी है। लिंग का कोई निश्चित और तर्कसंगत आधार नहीं है, किंतु वचन का आधार है संख्या भेद, जो तार्किक भी है, व्यवहारिक भी है और समझ में भी आता है। संख्या भेद अनंत प्रकार का और विविध दृष्टियों से हो सकता है, पर व्याकरण में उसके दो ही भेद प्रचलित हैं, एक और अनेक। एक वचन और बहुवचन। कुछ भाषाओं में दो के लिए द्विवचन की कल्पना भी की गई है, जैसे संस्कृत में द्विवचन था, परंतु हिंदी में नहीं है। लिथुआनी में आज भी द्विवचन है। द्विवचन के समान कुछ भाषाओं में त्रिवचन को भी व्यवहारिक मानना कठिन था। यदि एक एक की संख्या के आधार पर वचन की कल्पना करें तो संख्याओं के समान अनंत वचन हो जाएंगे और उनकी व्याकरणिक दृष्टि से उनकी उपयोगिता संदिग्ध रहेगी, क्योंकि व्याकरण है वो कोई गणित नहीं है। आरंभ में एक वचन ही रहा होगा। शायद कुछ भाषाओं में बहुवचन बनाने की पद्धति से इस कल्पना का समर्थन होता है, क्योंकि एक वचन में ही कुछ न कुछ जोड़कर बहुवचन बना लिया जाता है। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में ये पद्धति प्रचलित है। एक वचन के प्रयोग से जब लोगों को बहुत्व की अभिव्यंजना की कठिनाई हुई होगी तो उसी में कुछ जोड़कर बहुत्व व्यक्त किया होगा, और जब बाद में इसकी उपयोगिता या उपादेयता सिद्ध हो गई तो ये भाषा का अनिवार्य अंग मान लिया गया। एक से अधिक वचन के लिए बहुवचन हो सकता है तो उसमें द्विवचन भी गतार्थ हो सकता है। यही कारण है कि संस्कृत से विकसित होने वाली भाषाओं में द्विवचन को अनावश्यक मानकर छोड़ दिया गया। द्विवचन की कल्पना के पीछे युग्मों में दिखाई जाने वाली वस्तुओं का आधार रहा होगा। ऐसा माना जाता है जैसे कान, नाक, होठ, हाथ, पैर आदि युग्म की स्थिति में या जोड़े की स्थिति में ही आते हैं। बहुत्व की धारणा विद्यार्थियों दो प्रकार से चलती है, व्यक्ति के अनुसार और समूह के अनुसार। व्यक्तिनिष्ठ बहुत्व में तो बहुवचन मान लिया जाता है, किंतु समूहवाचक बहुत्व प्राय एक वचन के द्वारा ही व्यक्त होता है, जैसे भीड़। इसका कारण यहाँ यह कि वहाँ व्यक्ति की अनेकता मानकर भी समूह के रूप में एकता ही मानी जाती है, जैसे भीड़ है, टीम है आदि। समूहवाचक एकत्व संभवतः गिनती की सुविधा से भी प्रेरित रहा होगा, जोड़ा, गंडा, गाही, दर्जन, कोड़ी, ग्रोस इत्यादि। अशिक्षित लोगों के बीच में 20 को भी एक इकाई मानकर चले, जैसे 1 20, 2 20, 40, 3 20, इस तरह से। लिंग के समान वचन में भी हमेशा तार्किक दृष्टि नहीं रहती, अपेक्षाकृत तार्किक दृष्टि रहती है, लेकिन सदैव ही तार्किक दृष्टि नहीं होती है। तर्क की दृष्टि से जहाँ बहुवचन होना चाहिए वहाँ भी कभी कभी एक वचन पाया जाता है, जहाँ एक वचन होना चाहिए वहाँ बहुवचन चलता है। संस्कृत में 20 के ऊपर के संख्यावाची शब्द एक वचन में चलते हैं। इसीलिए विंशति नरा शतम बालिका में नरा और बालिका के बहुत्व रहने पर भी विंशति और शत शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त हुए हैं। एक विषमता और देखी जाती है विद्यार्थियों। 1 2 3 4 तक तो संस्कृत में संज्ञावाची शब्द विशेषण के रूप में लिंगों के प्रयोग होते हैं, त्रय बालिका, त्रिस्त्र बालिका, त्रिणी फलानी। किंतु जब 4 के ऊपर की बात आती है तो संख्यावाचकों की समाप्त हो जाती, पंच बालिका, पंच बालिका, पंच फलानी। इस भेद का कोई तर्क संगत आधार ही नहीं रह जाता। हाँ, इस तरह से द्विवचन या त्रिवचन की कल्पना के लिए बहुवचन का प्रयोग, बहुत से के लिए एक वचन का प्रयोग, इस वचन संबंधी असंगतियां ही हैं, लेकिन इनका निराकरण संभव नहीं है। अब तीसरा आता है पुरुष। पुरुष की कल्पना वक्ता, श्रोता या उनसे भिन्न आधार पर हुई है। वक्ता उत्तम पुरुष अर्थात मैं, श्रोता मध्यम पुरुष अर्थात तुम,
वक्ता या श्रोता से भिन्न अन्य वह है। पुरुष और वचन का संबंध बहुत घनिष्ठ है। पुरुष का प्रमुख क्षेत्र क्रिया है और गौण रूप से उसका प्रयोग सर्वनामों के लिए भी होता है। वर्तमान के भेदों में पुरुषवाचक सर्वनाम अलग ही मान लिए गए हैं। पुरुष के एक वचन रूप अपवर्ज्य और बहुवचन समावेशी होते हैं, जैसे मैं, चला। इस वाक्य में वक्ता के अतिरिक्त किसी का बोध नहीं होता है, किंतु हम चले वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त वहां उपस्थित और भी लोग समाविष्ट हो जाते हैं। तू चले या वह चले से निर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त किसी और का ग्रहण नहीं होता, किंतु तुम चलो और वे चले से श्रोता के अतिरिक्त और भी कुछ ग्रहण हो जाते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि पुरुष का एक वचन अपवर्ज्य होता है और बहुवचन समावेशी होता है। अब अगला व्याकरणिक कोटियों में आता है कारक। विद्यार्थियों, कारक शब्द क्री धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है करने वाला। व्याकरण में क्रिया का निष्पादक होता है, वो कारक कहलाता है। क्रिया की निष्पत्ति के लिए साधन भेद अपेक्षित होता है। साधन भेद से ही कारक भेद संभव हो पाता है। अन्य व्याकरणिक कोटियों के समान ही कारक संबंधी धारणा भी एक रूप नहीं है। कारकों की संख्या 2 से लेकर के 23 तक पाई जाती है। अंग्रेजी में केवल 2 ही कारक हैं, तो जॉर्जी में 23 कारक हैं। अन्य भाषाओं की संख्या भी इन्हीं 2 सीमाओं के बीच में है। उदाहरणार्थ लातिन और जर्मन में 5, प्राचीन स्वालिक में 6, संस्कृत, ग्रीक और लिथुआनी में 7 और हिंदी में 8 कारक हैं। संस्कृत में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन ये 7 कारक माने गए हैं। संबंध को कारक नहीं माना गया है, क्योंकि क्रिया की निष्पत्ति में उसका योग नहीं होता है। जैसे भारत का सैनिक लड़ना जानता है, यहाँ जानना क्रिया का अन्वय सैनिक से हो रहा है, भारत से नहीं। क्रिया निष्पत्ति या क्रिया अनुवृत्ति के से उसका हाथ न रहने की स्थिति में संबंध को ही कारक नहीं माना गया है, किंतु इस दृष्टि से संप्रदान और अपादान को ही कारक मानने में कठिनाई होती है, क्योंकि क्रिया निष्पत्ति में न तो संप्रदान का हाथ होता है और न ही अपादान का। किसी भी क्रिया के लिए 4 वस्तुएं सर्वथा अपेक्षित होती हैं। क्रिया को करने वाला अर्थात कर्ता, जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े अर्थात कर्म, जिसकी सहायता से क्रिया की जाए अर्थात कर्ण, और वह स्थान जहाँ क्रिया की जाए। जैसे लड़का छुरी से कमरे में फल काटता है, काटने के लिए किसी का होना जरूरी है। यहाँ लड़का काटना तभी संभव है जब कोई वस्तु हो, फल काटने के लिए कोई साधन, छुरी, और काटना किसी स्थान पर ही संभव है, कमरा। तो इस भांति से ये 4 ही वस्तुएं सर्वथा अपेक्षित हैं। अब अगली व्याकरणिक कोटि में आता है क्रिया। क्रिया को लेकर अनेक कोटियां हो गई हैं। अन्य कोटियों के समान क्रिया की भी कोटियां सभी भाषाओं में एक जैसी नहीं है। भारत यूरोपीय परिवार की भाषाओं में मुख्यतः निम्नलिखित कोटियां पाई जाती हैं। कर्म के अभाव और सद्भाव पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। संस्कृत में फल का भोक्ता कौन है, इसके आधार पर 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, आत्मेन पद और परस्मै पद। फल का भोक्ता यदि कोई स्वयं हो तो वहाँ आत्मेन पद का प्रयोग होता है। यदि फल का भोक्ता कोई दूसरा होता है तो परस्मै पद का प्रयोग होता है। बाद में चलकर आत्मेन पद और परस्मै पद का भेद भी संस्कृत से मिट गया। दोनों के लिए दोनों पदों का प्रयोग होने लगा और अपभ्रंश प्राकृत अपभ्रंश काल तक आते आते ये भेद ही मिट गया है। अब वाच्य क्रिया में कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता के आधार पर कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की कल्पना की गई है। जैसे जो वाच्य की स्थिति होती है वो क्रिया में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की या भाव की, इसके आधार पर कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 वाच्य होते हैं। कर्तृवाच्य में राम पुस्तक पढ़ता है, कर्मवाच्य में राम से पुस्तक पढ़ी जाती है और भाववाच्य में राम से पुस्तक नहीं पढ़ा जाता। अकर्मक से ही भाववाच्य होता है, यह कहना ठीक नहीं है। उपयुक्त उदाहरण, राम से पढ़ा नहीं जाता में पढ़ना क्रिया सकर्मक है, फिर भी उसका वाच्य भाववाच्य ही है। कर्तृवाच्य में इसे गतार्थ नहीं कर सकते, कर्म न होने से कर्मवाच्य ही नहीं है, फिर इसे भाववाच्य मानने के अतिरिक्त और क्या स्थिति है। कर्मवाच्य और
कर्तृवाच्य का भेद सदा स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ लोगों की धारणा है कि प्रत्येक कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाया जा सकता है। आरंभ में व्याकरण पढ़ते समय वाच्य परिवर्तन का महीनों अभ्यास कराया जाता था, किंतु वाच्य परिवर्तन वाक्य स्थिति और शब्दों का केवल यांत्रिक परिवर्तित नहीं है, उससे अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। वाच्य परिवर्तन के संबंध में इन बातों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य एक दूसरे के परिवर्तित रूप मात्र नहीं है। उदाहरण लिए, वह भात पकाता है, कर्तृवाच्य, उससे भात पकाया जाता है, कर्मवाच्य। अब इन दोनों वाक्यों में वाच्य परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, किंतु निम्नलिखित वाक्यों में वाच्य परिवर्तन से आकाश जमीन का अंतर आ जाता है। अर्थ में देखिए, वह पिटता है, पीटता है और वह पीटा जाता है। प्रथम वाक्य युग में दोनों के वाक्यों में भात का पकना ज्यों का त्यों रहता है, किंतु द्वितीय वाक्य युग में अर्थ भेद हो जाता है। अब विद्यार्थियों, अगला आता है काल। क्रिया में काल का संबंध होता है कि निष्पत्ति कब हो रही है। 3 काल सर्वविदित हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। सभी भाषाओं में काल की धारणा एक जैसी नहीं रहती। अनेक भाषाओं में काल की धारणा से अधिक प्रकार एस्पेक्ट्स की धारणा है। संस्कृत में, आज भी रूसी में क्रिया के काल भेद का आधार उसके प्रकार ही है। हिंदी अंग्रेजी की सूक्ष्म काल भेद की धारणा से अभ्यस्त व्यक्ति संस्कृत या रूसी की धारणा को अच्छी तरह नहीं समझ पाते। इन भाषाओं का प्रयोग करने वाले हमेशा उलझन में रहते हैं, क्योंकि काल के जैसे प्रयोग का उन्हें अभ्यास होता है, वह चीज इन भाषाओं में नहीं मिलती है। इसी तरह संस्कृत में भी भूतकाल के 3 भेद हैं, अद्यतन आज का, अनद्यतन आज का नहीं और परोक्ष। काल की धारणा भाषा के विकास क्रम में बदलती रहती है। उदाहरण के रूप में संस्कृत से विकसित हिंदी को ही लें। हिंदी में भूतकाल के 6 भेद सर्वथा दूसरे आधारों पर हैं। अंग्रेजी के प्रभाव स्वरूप एक नया भेद भी देखने में आ रहा है, जो कई ऐसे वाक्यों में ऐसा न जाने कब से करता आ रहा है। अब इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का कोई व्याकरणिक दृष्टि से अभी नामकरण नहीं हो पाया है। जिस प्रकार की असंगतियां अनेक कोटियों में दिखाई देती है, वैसी ही काल संबंधी जो असंगतियां हैं वो इसमें भी हैं। सामान्यतः बीते हुए समय के लिए भूतकाल का, बीतते हुए समय के लिए वर्तमान का और आने वाले समय के लिए भविष्य काल का प्रयोग होना चाहिए, किंतु इसके प्रतिकूल भी काल प्रयोग पाए जाते हैं, जैसे वह प्रत्येक रविवार को वहां जाता है। इस वाक्य का संबंध भूतकाल से भी है, वर्तमान से भी है और भविष्य से भी है। वह प्रत्येक रविवार को पहले भी वहां जाता था, आज भी जाता और भविष्य में जाता रहेगा, इस प्रकार की संभावना है। वस्तुतः यहाँ जाता है क्रिया काल निरपेक्ष है। ऐसे ही भविष्य के लिए भी अनेक बार भूतकाल का प्रयोग देखने में आता है। विद्यार्थियों देखिए उदाहरण, यदि वह आया तो यह काम होने से रहा। दोनों क्रियाएं भूतकाल से हैं, किंतु उनका प्रयोग भविष्य काल के लिए है। या ये वाक्य लीजिए कि आप आगे चलिए, मैं अभी आया। यहाँ भी भूतकाल का प्रयोग भविष्य काल के लिए हो रहा है। तो इस तरह से हिंदी में केवल प्रेरणार्थक ही रह जाता है और इच्छार्थक आदि के लिए स्वतंत्र शब्दों का भी प्रयोग होता है। जो ऊपर चर्चित कोटियों में कारक का संबंध केवल संज्ञा या सर्वनाम से ही होता है, वचन लिंग का संज्ञा और क्रिया से होता है। पुरुष, काल, वाच्य प्रकार का क्रिया आदि से संबंध होता है और पुरुष का प्रयोग क्रिया के अतिरिक्त सर्वनाम के साथ भी होता है। तो ये विद्यार्थियों व्याकरणिक कोटियां हैं।